बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुबह बखैर जनाब, नए हफ्ते और नए शो के साथ आपके सामने हम मौजूद हैं। और जनाब उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीकेंड भी आपने बहुत अच्छा गुजारा होगा और बॉर्डर से जो है वो बड़ी अच्छी खबरें आपको पता है कि आई हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठाई है, उस पर भी बात करेंगे। जनाब पहले अपना तारुफ करा देते हैं। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं हूँ माहम जाहिद एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। दुआ है आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आबाद रहें। लेकिन यस, जैसे कि उज़ैर ने भी कहा कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो खासी तशवीशनाक है और जिन्हें हम बरसों से नाज़रीन अपना दोस्त समझते रहे वो तो दुश्मन बनकर सामने आ गए। और पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, उन्हें वही हुकूक दिए जो एक पाकिस्तानी को हासिल हैं। मगर मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान के साथ भी खड़े रहे। उसके साथ साथ हमारे एहसान का जी उन्होंने ये बदला दिया है कि दहशतगर्दों के साथ मिल गए और भारत के हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के साथ मिलकर अफगान फोर्सेस हम पर हमले भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अफगान तालिबान अब दहशतगर्दों और फितना अल ख्वारिज के पुष्ट पनाह बन चुके हैं। अफगानिस्तान में कोई सियासी मुंतखब हुकूमत तो है ही नहीं। ये तो तालिबान रजीम है जो अफगान अवाम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत है। ये लोग इस्लाम पर नहीं बल्कि अपने मसख़शुदा नज़रियात पर यकीन रखते हैं। ख़वातीन का मामला हो या फिर इंसानी हुकूक की बात हो, वो आप सबके सामने ही है। कुछ लोग तो इन्हें गुंडों का गिरोह भी कहते हैं जिनके पास दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर हैं, ख्वारिज के लॉन्चिंग पैड हैं। इनको पैसे दें और दुनिया में जहां मर्जी दहशतगर्दी करवा लें। वहां तो ये सूरत हाल है। इस पर आगे चलकर भी हम तफसीलन बात करेंगे। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ इसी दहशतगर्दी के पस मंजर में खैबर पख्तूनख्वा में भी सियासी हलचल देखने में आ रही है। अली अमीन गंडापुर की बरतरफी के बाद आज नए वजीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है, जिसकी लम्हा ब लम्हा अपडेट्स हम आपके साथ शेयर भी करेंगे और प्रोग्राम में भी बताएंगे आपको। तो बात होगी जनाब सोने के हवाले से भी। सोना मतलब गोल्ड, कि इस वक्त सोने की जो कीमतें हैं वो आसमान तक पहुंच गई हैं। और आपको नींद आ रही हो सोने के हवाले नहीं, देखें वीकेंड भरपूर आपको पता है नींदें पूरी करने के लिए ही होता है। तो जनाब सोना खरीदना जो है वो एक ख्वाब बन चुका है। वजह क्या है, इस पर खास मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा सितारों और टैरो कार्ड्स के हवाले से भी बात होगी कि इस हफ्ते किस्मत के इशारे किसके हक में जा रहे हैं और किसको नए चैलेंजेस दरपेश होंगे। मारूफ टैरो कार्ड रीडर हमारे साथ होंगे। और इसके साथ साथ सेहत के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। मौसम की तब्दीली के बायस जी मैदे के मसाइल बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत जो हैं वो बढ़ रही हैं और इसकी वजूहात क्या है, कुदरती इलाज क्या है, माहिर तिब से जानेंगे। और आखिर में सोशल मीडिया की बात होगी कि सोशल मीडिया की दुनिया में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे है और इस वक्त खित्ते में कौन टॉप पर चल रही है, कौन सा मौजू जो है वो सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस है, इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताएं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो तो चल रही है। और अफगानिस्तान की जानिब से हमने देखा सफ़ेद परचम लहराए गए कि जनाब बस खुदारा हमारी जो गलती है उसका हमने खुमियाजा जो है वो बड़ा भुगता है, सबक सीखा है। तो अब जो है वो अमन कायम कर दिया जाए, गोलाबारी जो है वो रोक दी जाए। अफगानिस्तान ने जनाब एहसान फरामोशी की तो इंतहा की है। इससे पहले हमें कुछ खेल के मैदान से भी, क्रिकेट के मैदान से भी इस तरह के मनाजिर देखने को मिले थे और जो क्रिकेट शायकीन थे अफगानी, उनकी तरफ से भी अफगान फोर्सेस की जानिब से इश्तियाल अंगेजी जो है वो उन्हें उल्टी पड़ गई है। और पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया है। अफगानिस्तान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह हो गई हैं, दर्जनों अफगान फौजी और खारिज हलाक हो गए और तालिबान मुतादिद लाशें और अपनी पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है। भारी नुकसान के बायस अफगान रजीम ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें की हैं। जी बिल्कुल, और ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और भारत की सरपरस्ती में फितनतुल खवारिज सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग और हमला कर रहे थे। हक के दिफा के तहत पाक फौज ने सरहदी पट्टी पर मौसर और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने न सिर्फ हमले को पसपा किया बल्कि तालिबान फोर्सेस और उनसे वाबस्ता खवारिज को संगीन जानी नुकसान पहुंचाया। तालिबान के कैंप्स, पोस्टें, दहशतगर्दी की तरबियती अमाजगाहों और इसके साथ साथ हिमायती नेटवर्क्स को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 200 से ज्यादा तालिबान और दहशतगर्द मारे गए और बड़ी तादाद में जी तालिबान और उनके हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं। जबकि अफगान तालिबान की
21 पोजीशंस पर वक्ती तौर पर जी कब्जा भी कर लिया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। साहब गुड मॉर्निंग। और सर सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर देखें तो इस वक्त जो पहले था कि दहशतगर्द थे तालिबान जो थे वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किया करते थे, लेकिन अगर अब हम ताज़ा तरीन सिचुएशन देखें तो अब अफगान फोर्सेस ने दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये इतनी जुर्रत ये इनकी अपनी है या फिर वो हमारा पड़ोसी भारत जो है उसकी पुष्टपनाही की वजह से इस तरह की हरकतें कर रहा है अफगानिस्तान? बहुत शुक्रिया। देखिए, दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। और आप देखें, जब से ये अफगान तालिबान रजीम वापस से पावर में आए हैं और इसके बाद से आपने देखा होगा, इससे पहले हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी कम हुई थी, इनके आने के बाद उसमें तेज़ी आई, क्योंकि उन्होंने जो दहशतगर्द फितना और ख्वारिश के 8,000 के करीब जेलों में बंद थे उनको भी रिलीज कर दिया था। सब्सिक्वेंटली देखे, इनको फंड भी किया, ट्रेन भी किया, इक्विप भी किया, और इसके बाद इनको यूज कर रहे एज ए प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान, एज ए लेवरेज के तौर पे, एज ए प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे। और सेकंड देखे, इंडिया का तो यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो उनका अमल दरामद है, जो आप समझ लें राइट 1950 से है, और टोटली देवर अफगानिस्तान में कंट्रोल करते रहे पास में भी। और अफगान ये रजीम के जो तालिबान रजीम वाले लोग हैं, इनके साथ दोबारा इनकी जो एक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और जिसका हमने मुजाहिरा देखा जब इनके रजीम के फॉरेन मिनिस्टर जो है, जब वो इंडिया में थे तो वहां पे उसने ऐसे बयान दिए, और उसके साथ बेसिकली थिंग्स दे वर कोऑर्डिनेटेड। ये कोइंसिडेंस नहीं था। उनको ये बताना चाहते थे कि हम बड़े लायल हैं, हम आपके प्रॉक्सी हैं, आप जो कहेंगे हम यहाँ पे करेंगे। और देखे कि इनके ये डबल स्टैंडर्ड्स देखें, दोगलापन देख ले कि एक तरफ से इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं। ये तालिबान रजीम 2.0 जो है हिंदुत्व के जो रजीम के लोगों से जाके मिल गए हैं, तो अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये दोनों मिल के कर रहे हैं। और मैंने कहा, और इनकी एक हिस्ट्री है राइट फ्रॉम किंग जाहिर शाह से देखें, और इस अब तक अफगानिस्तान ने, और हम तो ये कह सकते हैं 1947 से लेके पाकिस्तान के सामने खैर नहीं देखी इनसे, डिस्पाइट आवर सिंसियरिटी और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है। पीक टाइम में पाकिस्तान में जब सोवियत इन्वेजन हुआ अफगानिस्तान में, उस वक्त 5.5 मिलियन रेफ्यूजीज यहाँ पाकिस्तान में थे। सो पाकिस्तान स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। देखे ना कि हमारा ही खाया, हमारे हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाई, हमारे सुकूनों से पढ़ा, और उसके बाद फिर हमें ही छुरा घूपा। तो मेरा ख्याल में जो हमने जवाब दिया इस रजीम को, और स्पेशली हमने टारगेट किए हैं लॉन्चिंग पैड्स को, दहशतगर्दों के पनाहगाहों को, और जो इनके ट्रेनिंग कैंप्स थे दहशतगर्दों के। तो मेरा ख्याल में एक वाज़ेह मैसेज दिया है। सो पाकिस्तान हैज सेट ए न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट, ए न्यू नॉर्मल, और वाज़ेह तौर पे बताएं फ्यूचर में अगर पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी होती है और उसके लिंक्स एस्टेब्लिश होते हैं अफगानिस्तान से, सो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट टू स्ट्राइक इनसाइड अफगानिस्तान, वो करे। यकीनन मसूद साहब, बहुत भरपूर जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से। तालिबान रजीम और इसके हवारी दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने भारी नुकसान भी पहुंचाया है। 21 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है, 200 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। तो क्या तालिबान रजीम और ये दहशतगर्दों की जानिब से मजीद हमलों का कोई खतरा अभी भी बरकरार है, या उनकी कार्रवाइयों की जो सलाहियत है वो अब खत्म हो गई है? देखिए, जो हवा एक बनाई हुई थी कि ये सो कार रजीम के ये लोग हैं कि ये कोई बहुत ही बड़े कोई फन खान है, तो वो तो एक हवा निकाल दी। जब हमने इंडिया का जो प्राइड को शटर कर दिया था मार्के हक और बुनियाद महसूस में, तो कन्वेंशनली तो दे स्टैंड नोवेयर इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। सो हमने एक मैसेज तो दे दिया है, लेकिन ये मेरा मानना है कि इसके बाद इनिशियली एक सेटबैक तो है, लेकिन दे विल कंटिन्यू टेररिस्ट एक्टिविटीज इनसाइड पाकिस्तान इन कोहोर्ट विद, जिसे हम कह सकते हैं इंडिया के साथ मिलके, क्योंकि ये इनकी फितरत में शामिल है इंडिया के साथ ताल्लुकात, इंडिया से मिलके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। और इंडियंस ने किताबें लिखी हैं जो उन्होंने कहा किस तरह अफगानिस्तान ने हमारी मदद की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में, और उसके वाज़ेह सबूत मौजूद है कि ये करते रहे। देखें, मैं एक सिंपल एक मिसाल देता हूँ। जब प्रेसिडेंट दाऊद थे अफगानिस्तान में, तो उन्होंने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को
और उनको कहा, प्रॉब्ली इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, कि जी कि यू मिलिटरीली एंगेज पाकिस्तान फ्रॉम द ईस्ट, वी विल फाइट इट आउट फ्रॉम द वेस्ट सो दैट वी कैन फिक्स पाकिस्तान। ये तो इनकी सोच उस वक्त से थी। तो और फिर देखें कि जो इंडियन कोविड ऑपरेशन, एक आतिश यादव की किताब है, उन्होंने लिखा वी रिक्रूटेड इन द रॉ ने रिक्रूट किया 3 वॉर लॉर्ड्स इन अफगानिस्तान। जी। उनमें से एक उन्होंने कहा अहमद शाह मसूद थे, 2 के नाम इसलिए नहीं बताए, उन्होंने कहा वो जिंदा है। और उसी किताब में मेंशन है उनके जो एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है के नारायण, उन्होंने कहा कि वी साइलेंटली फनल्ड अननोन अमाउंट ऑफ कैश टू अफगान ग्रुप्स। ये तो इनकी अप्रोच थी। इन्होंने मिलके कोई अपॉर्चुनिटी इन्होंने जाया नहीं की जिसमें पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचाए। जी। सो देखें कि मेरा ख्याल में जिस सिंसियरिटी के साथ हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो भी रजीम आई है अफगानिस्तान में, वी आर नॉट अगेंस्ट, अफगानिस्तान के लोगों के अगेंस्ट नहीं है, जी। और ना हम वहां जाके कोई कैप्चर करना चाहते हैं, बट वी वांट द रिस्पेक्ट ऑफ आवर फ्लैग, रिस्पेक्ट ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर्स, और दहशतगर्दी की हम अलो नहीं करेंगे। सो दैट इज आवर रिक्वायरमेंट है कि डिसमेंटल करें टेररिस्ट हाइड आउट्स इनसाइड अफगानिस्तान, वरना हमने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लैरिटी के साथ दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अगर देखें तो जो बयानी अफगानिस्तान की जानिब से बनाया जाता था कि सोवियत यूनियन हो, अमेरिका हो, कोई भी बड़ी ताकत हो जिसने भी हम पर काबिज होने की कोशिश की है, हमने उसे मात दी है, चाहे बड़े अरसे के बाद ही दी है, लेकिन वो भूल गए हैं कि कम्प्लेस कौन था उनके साथ मात देने में। तो एक जानिब तो अफगान महाजरीन के मामले में जहाँ पर वो एहसान फरामोशी है, तो इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि बदरजा उत्तम जो है वो एहसान फरामोशी की जा रही है। लेकिन ये जो तमाम तर बयानियत, आप नहीं समझते कि एक रात के अंदर मलिया मेड कर दिया कि जनाब आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, आप जो है वो नाकाबिले शिकस्त हैं? एक तो वो भी फैंटेसी है। और आप देखें कि अफगानिस्तान को पर्शियंस ने रूल किया है, ग्रीक्स ने रूल किया है, मंगोल्स एंड मुगल्स हैं, तैमूर डायनेस्टी जो आए थे उन्होंने उसको रूल किया है, सोवियत यूनियन आके बैठा और कितने साल बैठा रहा, और इसके बाद फिर अमेरिकन आके बैठे रहे। देखें कि जब सोवियत यूनियन को शिकस्त दी तो पाकिस्तान वाज द फ्रंट लीडिंग कंट्री था। इट वाज आईएसआई जिसने कलीदी किरदार अदा किया। इट वाज अमेरिकन जो यहाँ पे थे, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे, तब आप ने जाके शिकस्त दी है। तो आप अकेले तो इट वाज नॉट पॉसिबल। सो वो एक फैंटेसी में रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इवन आपको बड़े अच्छे जो पश्तून जो राइटर्स उनको देखें तो वो कहते हैं ये तो फैंटेसी, कोई ऐसी बात हुई नहीं है, ना इन्होंने ऐसा किया है। रही से कसर थी तो हमने एस्टेब्लिश कर दिया कि जी ये है आपकी स्टैंडिंग, और वह पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के सामने, इवन हमारी जो फ्रंटियर कोर के लोग हैं उनके सामने ये नहीं चल सकते हैं। और जिसका हमने बरमला इजहार किया, चतराल से लेके बरामचा तक, हमने भी फिर जवाब दिया और बताया कि कहाँ से ये दहशतगर्दी कर रहे थे, कहाँ से इनके लॉन्चिंग पैड थे। तो वहां पे स्ट्राइक करके उनको मैसेज दिया कि हमारी क्या कैपेबिलिटी है। और देखे हम हवा में कोई बात नहीं करते, तो हर चीज का हम फिर सबूत भी अकॉर्डिंगली दिया। जी यकीनन मसूद साहब, जैसे कि भारत को भी पता चल ही गया था मार्का हक में भी, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अफगान तालिबान रजीम को भी समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखना। एक तरफ अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा करते हैं, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान फोर्सेस भारत की हिमायत जो है वो दहशतगर्दों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर देती है। तो अफगान तालिबान के इस हमले के पीछे मकासद क्या हो सकते हैं? ये देखेंगे, ये जो अफगान तालिबान रजीम के जो हमले थे, बेसिकली ये हमें एक तो ईरान है, इंडिया को अपनी वो लॉयल्टी शो करना चाहते थे जब मुफ्ती साहब वहां पहुंचे कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहें। और हम पाकिस्तान को बेसिकली पाकिस्तान को प्रेशर में लाना चाहते थे और अपनी शोशा दिखाना चाहते थे। तो वो, और इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो जिसके फितना और खारिज के साथ इनका जो अलायंस है, और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में आए, उनका ब्रांड ऑफ इस्लाम लेके आए। लेकिन इंडिया में गए थे तो ये कोऑर्डिनेशन थी, और देखें मुत्तकी का वहां जाना भी यही था। बेसिकली दे वर फॉर्मुलाइजिंग दी एंटी पाकिस्तानी जो कंसेप्ट या एजेंडा था, वहां पे उसको फॉर्मुलेट कर रहे थे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे आपस में कोऑर्डिनेशन थी। और आप देखें एक वजीर खारजा कोई जाता है 8-6 दिन के दौरे पे, कभी आप डार साहब को आपने कभी देखा किसी मुल्क के 6 दिन के दौरे पे गए? वो 1.5 दिन 1 दिन के बाद वापस आ जाते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी अपने मुल्क की होती है।
और आप ऊपर से ये भी देखें कि इन कितने बेशर्म है कि अजीत दोवल ने एक तकरीर की थी, उसमें ये कहा था कि ये जो तालिबान है इनको रेफर किया था द प्रेजेंट अफगान रजीम जो है, उन्होंने कहा था दे आर मर्सनरीज, और उन्होंने कहा हम इनको पैसा देंगे, ये हमारी तरफ आ जाएंगे, हम इनको यूज करेंगे। और सेकंड उन्होंने ये भी कहा, देखें अनफॉर्चुनेटली, कि हम देवबंद स्कूल ऑफ थॉट को, जो देवबंद इंडिया में है, उनको यूज करेंगे टू इन्फ्लुएंस दिस रेजीम, जो लीडरशिप है यहाँ पे। सो दैट इज, उसके बावजूद नोइंग द इफेक्ट पाकिस्तान के बुक्स में, पाकिस्तान में जो दिल में इनका कीना था, वो उधर वहां पे गए हैं, उनको वहां से मैसेजिंग, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग, सिग्नलिंग टू पाकिस्तान कि हमारा अलायंस हुआ है, लेकिन उनको ये पता नहीं है वी हैव शटर्ड दी, जो उनका प्राइड इंडिया का था, मार्के हक और बसूस में, इनको भी हमने सबक सिखाया। हमने अपने सोवरेनिटी पे देखे विद द प्रेजेंट लीडरशिप, वो कोई कंप्रोमाइज करने किसी की सूरत में नहीं है। जब आपकी लीडरशिप मजबूत हो, इफ यू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और आप देंगे स्ट्रेटेजिक विजन के साथ देंगे, तो हमेशा आप कामयाब होंगे। मसूद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से हम सूरत हाल देख रहे हैं कि ये तो कोई ऐसी है भी नहीं कि सियासी तौर पर मुंतखब होकर आए हैं रजीम जो है, तो आपको क्या लगता है कि ये कार्रवाइयों से अब बाज आएंगे? जैसे कि आपने पहले कहा कि फितरत नहीं बदलेगी, तो फिर इनको कैसे लगाम डाली जा सकती है कि आने वाले वक्तों में इस तरह का कोई अमल ना कर सके? लेकिन रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिए हैं। अगर आइंदा से अगर होता है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होता है या बलूचिस्तान में कुछ होता है, और हम ये एस्टेब्लिश करते हैं कि ये अफगानिस्तान के रजीम के लोगों ने यहाँ इसकी मदद की है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि वी विल स्ट्राइक ऑन दोस लॉन्चिंग पैड से, या दहशतगर्दाओं के कमीन गाहें हैं वहाँ पर हम स्ट्राइक करेंगे, उसको तो कोई ऑप्शन इस पर नहीं है। सेकंड, देखिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कंसर्न है, रीजनल कंट्रीज का है, मॉस्को फॉर्मेट में भी ये कंसर्न शो किया गया है, और देखें अमेरिका का बड़ा कंसर्न है, स्पेशली यहाँ पे जिस अलकायदा के लिए 9/11 के बाद के हमले हुए, वो अलकायदा आज दोबारा मुनज़्ज़म हुई है। और स्पेशली देखें तो स्पेशली कुनर वाला एरिया है, खोस्त का एरिया है, और इसके बाद पक्तिका है, और इसमें नंगहार है, इधर तो यहाँ पे दोबारा उन्होंने अपने कैंप्स बनाए हैं, ये सुसाइड ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो अल कायदा भी वहाँ पे है, इस्लामिक स्टेट वहाँ पे है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान वहाँ पे है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान वहाँ पे है, जैश ए दल वहाँ पे है, फितनुल खारिज वहाँ पे है, फितनुल हिंदुस्तान वहाँ पे। सो अफगानिस्तान एक ऐसे एपिक सेंटर बना है, और देखें कि इंडिया भी एक एपिक सेंटर है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का। तो दो दहशतगर्द मुल्क आपस में मिल गए हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है इंडिया एक्सपोज हो चुका है, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में दहशतगर्दी करवा रहा है, जिस तरह नजर वाला है, हरदीप सिंह नजर का असैसिनेशन है, अवतार सिंह खांडा जो का यहाँ यूके में असैसिनेशन है, परमजीत सिंह पंजवाल लाहौर में मारा गया, वो भी एक्सपोज है, और इसके बाद ये लोग भी एक्सपोज हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिकन ने, दैट्स व्हाई डीएलए मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। यूनाइटेड नेशन एनालिटिक्स फोर्स सैंक्शन एनालिटिक की रिपोर्ट है, फॉर्मर जो सेंटकॉम के कमांडर थे जनरल कुरेला इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेड कि अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म किस तरह पनप रही है, एंड ही सेड फितना और खारिज इज द फ्यूचर थ्रेट है और ग्लोबल पीस के लिए। तो दुनिया समझती है, और हो सकता है आप देखेंगे बहुत कुछ अर्से बाद अफगानिस्तान विल प्लंज इनटू द सिविल वॉर, क्योंकि देयर इज अ डिवीजन, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट भी एक्टिव है। बिल्कुल ठीक है, सिविल वॉर का जो है वो शिकार हो सकता है अफगानिस्तान। आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं भारतीय माँ पर, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? इस एहसान फरामोशी को आप किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया उज़ैर और माम आपका, और गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम टू पाकिस्तान। देखिए, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो हिंदुस्तान के साथ मई में हुआ वो नाकाबिले फरामोश है हिंदुस्तान के लिए। जितनी कीमत उन्होंने दी, जाहिर है एक बड़ा एम्बैरेसमेंट सिचुएशन हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में कैसे साइड बदली है, या कैसे अपना स्ट्रैटेजी या ऑप्शन बिल्कुल स्विच कर ली है, आपके सामने है। और वो कैसे किया मैं अर्ज कर देता हूँ। यही मुत्तकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त अफगानिस्तान
पाकिस्तान के, ये 9 साल की उम्र में एक दूसरे मुल्क पर पल कर बड़े हुए और वो था पाकिस्तान। 9 साल के बाद जब वो जवान हुए तो अफगानिस्तान की पहली हुकूमत आई 2016 में, तो वापस जाकर ये फॉरेन मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए। यानी ये पाकिस्तान तो इनका दूसरा वतन था या जिसने इनको बड़ा किया, नंबर 1। नंबर 2, मैं खुद एज अ फाइटर पायलट, यंग फाइटर पायलट, मेरी पहली पोस्टिंग पेशावर बेस पर थी और मैं खुद प्रोटेक्शन में शामिल था जब हम पेट्रोलिंग किया करते थे। इन्हीं अफगान महाजरीन की जो अफगानिस्तान से आते थे, जो सोवियत यूनियन ने कब्जा किया हुआ था, वो इन पर हमलावर होते थे। हम एयरबोर्न होकर इनको बचाया करते थे उनकी बॉम्बिंग से। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी तो इमोशनल कनेक्शन इन भाइयों के साथ पिछले 40 साल की है। अब उसको निगेट कर देना, जाहिर है इंडिया का करिश्मा ये है कि उसने बहुत पैसे दिखाए हैं। इंडिया ये वही मुल्क है जिसने कहा था कि तालिबान ये सारे टेररिस्ट हैं और इनको कोई हक नहीं है। 2001 से ये मुत्तकी साहब यूनाइटेड नेशन की टेररिस्ट, यूएन टेररिस्ट लिस्ट पर है, वो भी भूल गए वो। फिर ये हिंदुस्तान ये भूल गया कि उनका अपना एक जहाज हाईजैक हुआ था, उसका उन्होंने कहा था कि तालिबान कसूरवार है। उनका एक दानिश सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट मारा गया था, उन्होंने कहा था हम तालिबान से बदला लेंगे। फिर वो बॉम्बिंग हुई इनकी एम्बेसी की, वो उन्होंने कहा जी तालिबान ने करवाया। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि वो देखिए नेशनल इंटरेस्ट में कैसे उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को कॉर्नर करने के लिए, और बदकिस्मती ये है कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये पब्लिक टॉक में वो कहते हैं कि हमारा हिंदू कुश जैसा ताल्लुक है, हम पुरानी दोस्ती को रिवाइव करने जा रहे हैं, और सबसे बढ़कर हमारा एक कॉमन दुश्मन भी है। तो आप ये बताइए, आपके व्यूअर से पूछिए कि कॉमन दुश्मन वो किसको कह रहे हैं। यानी ये नेशनल इंटरेस्ट उनकी अपनी है कि उन्होंने सब कुछ धोल के यू टर्न करके अपनी बातों को अपनी निगेट करके, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कहा गया कि सिर्फ मर्द शामिल होंगे, हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी जिसके अंदर जेंडर बायस होना बड़ा एक ऑफेंस समझा जाता है, उन्होंने कहा जी ठीक है बिल्कुल औरतें नहीं आएंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए उन्होंने जाकर अपने रूल वहां भी लागू कर दिए। सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा है हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए कि किसी तरीके से बैक स्टैबिंग में कोई कैपेसिटी बिल्ड कर सके अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ, बदकिस्मती से। यकीनन खालिद साहब, हम देख भी रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन को पनाह भी दी और दोस्त माना, और इन्होंने इस तरह से दगा ही दिया एक तरह से। खालिद साहब आपकी जानिब आऊँगा, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि अफगानिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान तो बड़ा बखूबी हैंडल कर रहा है उन्हें, लेकिन ग्लोबल पीस के लिए भी खतरा है, पूरी दुनिया के लिए भी खतरा है। जिस तरह से आपने अभी भारत की मिसाल दी कि किस तरह से वहाँ पर ख़वातीन के हुकूक की तो क्या ही बात करें, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ख़वातीन का आना जो है वो बैन कर रखा था। फिर इंसानी हुकूक की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं, और सबको पता है अगर आपको किराए के दहशतगर्द चाहिए तो जनाब वो आपको अफगानिस्तान के अंदर से मिल सकते हैं। तो आप नहीं समझते कि आलमी बरादरी को बजाय अफगान रजीम को, अफगान तालिबान रजीम को कबूल करने के कोई इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर भी कोई जमहूरी हुकूमत जो है वो कायम हो सके और लोगों के जो राइट्स हैं वो उन्हें इंश्योर हो सके और अफगानिस्तान दूसरे ममालिक के लिए खतरा ना बने? देखिए ज़ाहिर ये हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट के साथ काम करता है। अगर हमारी अक़वाम मुत्तहिदा या यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर में कोई सेन होती तो वो गाज़ा की भी 2 साल की बर्बरियत टाइम पर बंद करवाते। किन हालात में बंद हुई है, क्या कीमत दी है, वो तो एक आपके सबके सामने है। तो अभी हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसने स्पेशल एक वेवर लेकर उनके फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया और 1-2-4 दिन नहीं तकरीबन 8-9 दिन के लिए बुलाया, और वो मैसेज प्रोटोकॉल दिया गया ताकि वो किया जा सके। देखिए वो आपने कहा ये बेसिकली बुनियादी तौर पर लोग हैं जिसको कहते हैं कि टेरर ऑन रेंट अवेलेबिलिटी है कि आप उसको रेंट कर सकते हैं, आप कहाँ क्रिएट करना है, क्या इफेक्ट क्रिएट करने हैं। मैं आपको बताता चलूं कि जब अमेरिका यहाँ आया था, जब टेक ओवर किया था, तो तब भी पॉकेट्स थी तालिबान की, और फिर क्योंकि उसने डेवलपमेंट करनी थी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, अपने रोड और नेटवर्क करना था, तो 2700 कॉन्ट्रैक्टर अमेरिका साथ लाया था अफगानिस्तान, और तमाम कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ $47 मिलियन पर वीक इकट्ठा करके इन तालिबान को देते थे कि जो हम काम कर रहे हैं आप इंटरफेयर ना करें, यानी पैसे दिखाते जाएं, उनका मूड ठीक रहेगा, जब पैसे बंद कर देंगे तो आप पे फेंस लॉन्च कर देंगे। तो वो कैश की एक किस्म का एक डील थी सिर्फ। 2700 कॉन्ट्रैक्ट, अफगानिस्तान में एक कॉन्ट्रैक्टर भी जाकर एक दिन के लिए काम नहीं कर सकता, तो 2700 काम करते रहे। उन सबको पता था कि सिर्फ एक तरीका है कि हम पेमेंट करेंगे इनको, वीकली बेस पर पेमेंट करेंगे तो आप कंटिन्यू करेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट है बदकिस्मती से कि इनके पास इकोनॉमिक व्हील या कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अपना ज़रात का कोई वो नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं है। कहाँ से ये फंडिंग होती है? और उनका डॉलर रेट बड़ा ज़बरदस्त स्टेबल रहता है। किस वजह से? क्योंकि डॉलर जहाज़ों में भर भर कर भेजे जाते हैं।
अब हिंदुस्तान ऐड कर दिया उसने वैल्यू। बहुत सारे मुल्क हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर ऑन एयर, जो फंडिंग करते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए करते हैं। उन्होंने ग्रुप अपने अपने किए हुए हैं कि फलां अलायंस हमारे वाला है, साउदर्न अलायंस हमारे वाला है, फलां वाला हकानी ग्रुप हमारे पास है, फलां ग्रुप हमारे पास है। तो ये हर एक प्राइडली इसको एक एसेट समझता है। जैसे मैंने अर्ज किया कि ये टेरर रेंट के ऊपर अवेलेबल है, तो हर मुल्क अपनी अपनी इंटरेस्ट जनरेट करता है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हिंदुस्तान इस रेस में शामिल हो गया। उसके लिए 1-2 बिलियन देना कोई मानी नहीं रखता, बिकॉज उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है उसके, और इसलिए ज्यादा मानी नहीं रखता क्योंकि अभी अभी जितनी शिकस्त उसको मिली है वो समझता है कि ये रेंट पे ले ले टेरर, बजाय खुद अपने बंदे मरवाने, अपने जहाज मरवाने के और फिर 5 महीने बाद भी क्लेम करने के 10-12 जहाज हमने मारे हैं। तो उससे कहीं ज्यादा आसान है कि बैकडोर स्टैबिंग भी करें और खुद से सुकून की नींद सोएं, इसके और पीछे है तो इंडिया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, या बैकयार्ड में हमारे भिजवा दें। तो ये बदकिस्मती है, हमें इसके बारे में लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा, लेकिन हमने प्राइस डिक्लेयर कर दी है कि ये कीमत देनी पड़ेगी। जहां तक आप जाएंगे हम चेज करेंगे। 2 चीजें हमने शो की हैं ज़हर, जो आपके सवाल में आखिरी बात में करना चाहूंगा कि देखिए हमने 2 चीजें शो की हैं, हिंदुस्तान को भी यही की थी और इनको भी यही की है। वो है एक, जब भी आप मुकाबला करते हैं तो एक आप कैपेबिलिटी बताते हैं कि हमारी काबिलियत है, और दूसरा हौसला या रिजॉल्व बताते हैं। हिंदुस्तान को भी हमने यही बताया, अफगानिस्तान के तालिबान को भी हमने यही बता दिया। अब उनका चॉइस है कि कौन सी यकीनन पाकिस्तान ने बता दिया। मसूद साहब, आप लास्टली क्या कमेंट करना चाहेंगे? जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल है, ये मामला देखने में आया, तो वो क्या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? क्योंकि जो हथियार ये छोड़ कर गए हैं और अफगान जो ये रजीम है, तालिबान है, वो यूज़ भी कर रहे हैं इन हथियारों को पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के लिए। तो आखिरी में आप क्या समझते हैं, लास्टली क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या एक्शन होना चाहिए, दुनिया इस पर क्या रिस्पॉन्ड कर सकती है? देखो, रियलाइजेशन अमेरिका में इस साल मार्च में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है अमेरिका के 32 पेजेस रिपोर्ट एक पब्लिश की थी, और 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज अमेरिका की उसमें इनपुट थी। उसमें उन्होंने कहा था कि थ्रेट जो अफगानिस्तान से इमिनेट हो रहा है वो बड़ा सीरियस है, और उन्होंने उस वक्त भी लिखा था कि फितना और खारिज भी एक बड़ा सीरियस थ्रेट है जो ग्लोबल पीस के। तो रियलाइजेशन अमेरिका में है। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रीक्वेंटली कहते रहे कि बिलियंस ऑफ वर्थ ऑफ डॉलर्स के वेपन्स हमने छोड़ दिए हैं। तो अब प्रेशर इस पे आएगा। BLA का भी पता है, मजीद ब्रिगेड का भी यहाँ पे पता है। सो मेरे ख्याल में अमेरिकन कैन प्ले, और सिमिलरली चाइनीज एंड रशियंस का भी कंसर्न है, सेंट्रल एशियंस का भी है, और वो ये कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में प्रेशर भी बिल्ड होगा। इंडिया जो मर्जी करते रहे, इनको मार पड़ेगी, और हमने इनको मारना है। सही, इंडिया जो मर्जी करता रहे, यकीनन इनको मार पड़ेगी। और नाज़रीन, खेलों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए एक शानदार और काबिल फ़ख्र खबर है। पाकिस्तान के टॉप घुड़सवार उस्मान खान ने फ्रांस में होने वाले इंटरनेशनल 3 स्टार इवेंटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। उस्मान खान ने अपने घोड़े एडन ऑफ द वर्ल्ड के साथ 59 घुड़सवारों में से 6ठी पोजीशन हासिल की, और इस इवेंट में नेशनल मुकाबलों की रैंकिंग में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा, जबकि मेजबान फ्रांस ने पहली पोजीशन हासिल की। भारत के राइडर आशीष 9वें नंबर पर रहे। इसी शानदार कामयाबी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में हैं घुड़सवार उस्मान खान साहब। उस्मान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारी तरफ से टीम की जानिब से बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि फ्रांस में आपने बड़ी शानदार कामयाबी समेटी है। तो क्या जनाब आपके एहसास थे इस कामयाबी के बाद? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी जो तैयारी थी वो इस कदर थी, या अनएक्सपेक्टेड थी ये कामयाबी? अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थी। हमारी 2 प्रीवियस ओलंपिक क्वालिफिकेशन रह चुकी हैं और ये हमारी 4थी एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन है। लेकिन इस लेवल पे कम्पीट करने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप 3 स्टार पे आते हैं। फिर एक 59 राइडर्स हैं, कंपेटिटिव राइडर्स हैं, एशियन ब्लॉक के, यूरोपियन ब्लॉक के। तो फिर आई थिंक इट वाज अ वेरी कंपेटिटिव 3 days 5 days जो हम उधर थे। इट वाज वेरी गुड फॉर अस। अच्छा, ये घुड़सवारी एक बड़ा ही मुनफरिद और मुश्किल सा खेल है, और सुनने में भी लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो आपको इस खेल का शौक कैसे हुआ, कैसे आपने आगाज़ किया? सिंपल सी जी कहानी है। मैं फ़ौजी का बेटा हूँ, और हमारे कहते हैं वो लाहौर में कैवलरी ग्राउंड में आर्मी ट्रेनर्स हैं जो हमें 80s के अंदर जिन्होंने सिखाई थी बेसिक राइडिंग। उसके बाद हम चले गए, मैं चला गया उधर ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग में, और फिर यूरोप में ज़्यादातर मैंने ट्रेनिंग हासिल की, एंड दैट इज़ हाउ वी क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। ज़बरदस्त। उस्मान साहब, अब इंटरनेशनल मुकाबलों के हवाले से बात करें, इतने ज़्यादा कंपेटिटर्स होते हैं जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, कोई ऐसा मुश्किल मरहला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा हो कि यार ये बहुत चैलेंजिंग है, इसको जो है ना बस किसी तरह से अगर कर लिया तो फिर जनाब आगे अपने रास्ते खुले, अपना रास्ता क्लियर? इस इवेंट जो लिंगवे फ्रांस में, जो साउथ फ्रांस में इवेंट था, उसमें आई थिंक मेरे लिए जो कंपेटिटिव मोमेंट थी कि हमारा जो आर्च राइवल है
उसके साथ हमारा बड़ा तगड़ा मुकाबला था। वो पहले दिन लीड कर रहे थे आधे पॉइंट से या 1.5 पॉइंट से, और दूसरे दिन पाकिस्तान पीछे से आया, क्रॉस कंट्री में क्लियर राउंड किया, और तीसरे दिन वी वर नेक टू नेक बेसिकली। तो वो पहले गया शो जंपिंग करने के लिए, उसके बाद फिर मैं आया हूँ, उसने क्लियर राउंड किया तो वो सारा प्रेशर मेरे पे पड़ गया। तो मैं आया हूँ तो फिर मैंने क्लियर राउंड किया एंड देन पाकिस्तान वाज ऑन टॉप अल्हम्दुलिल्लाह। सही, that's great। अच्छा, पाकिस्तान का नाम जब फाइनल रैंकिंग में आया तब आपने क्या फील किया, क्या आपके जज्बात थे, क्या कैफियत थी उस वक्त कि पाकिस्तान का नाम जी फाइनल में आ गया? पाकिस्तान एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर गया चौथी बार। आई थिंक इट्स अ बिग मोमेंट फॉर अस। हमारे आर्च राइवल, वी आर वेरी कंपेटिटिव, वी डोंट हैव टू मच राइवलरी जिस तरह क्रिकेट की है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट मोमेंट टू राइड फॉर योर कंट्री। और फिर जब पाकिस्तान इस लेवल पे आ जाए, इस लेवल पे कंपेटिटिव लेवल पे, इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज। बिल्कुल। अच्छा उस्मान, अपने घोड़े के बारे में हमें ज़रा कुछ बताएं, क्योंकि घुड़सवार के साथ साथ घोड़ा भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसने इस कामयाबी में कितना जो है वो किरदार अदा किया, आपका साथ किस तरह से निभाया उसने, और किस तरह से आपने उसको ट्रेन किया इस चीज़ के लिए? ये सारा जी घोड़े का कमाल है। ये दिन तो मैं तो वैसे ही बैठ के झूठा लेता रहता हूँ लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि हमने घोड़ा 2022 में खरीदा था पेरिस ओलंपिक्स के लिए। इसने फिर पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, फिर हम इसको एशियन गेम्स के लिए रन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये किस नस्ल का है और आपने कहाँ से बाय किया? ये फ्रेंच हॉर्स, सेल्फिश फ्रांसिस ब्रीड है, ठीक है, और एक्सक्लूसिवली फ्रांस से लिया था, पेरिस से लिया था। अच्छा, जिस मतलब जो आप मुकाबले में हिस्सा लेते हैं जब, तो ये अपना ही बाय किया हुआ घोड़ा होता है? हाँ जी, हाँ जी, ये हमारी अपनी परचेज पावर है। बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनकी फेडरेशन ओन करती हैं, ये हमारा अपना है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये जो एशियन गेम्स 2026 के लिए जो तैयारी है वो किस मरहले में दाखिल हो चुकी है? कितना चैलेंजिंग हो सकता है? कैसी तैयारी है और किन मराहिल में दाखिल हो चुकी है, और क्या क्या ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं? ट्रेनिंग आपने 2-3 सवाल एक ही सवाल में पूछ लिए। आप आराम से एक-एक करके जवाब दे सकते हैं। मैं थोड़ा एहतियात नाल जवाब दूंगा इसका। एक तो ट्रेनिंग में तो हम हैं पहले से ही। हाँ। तो मैं इधर आया 5 दिन के लिए टू लेट द गवर्नमेंट नो कि हमने क्वालिफाई कर लिया है। अब आपको रिसोर्सेज हमें जमा करने हैं 2026 के ओलंपिक्स गेम्स में जाने के लिए। सो देन आई गो बैक ऑन वेडनेसडे, रिज्यूम द ट्रेनिंग, और अगले 7-8 महीने जो हमारे टाइम फ्रेम है हम उसमें दोबारा ऑब्वियसली विल गो बैक इन द सर्किट। और वो ईडन को बेसिकली वी विल, उसका अरबिक नेम असल में मिराज है। मिराज है अरबिक फ्रेंच नेम का उसका जो दूसरा वर्जन है वो मिराज है। एंड वी विल ट्रेन फॉर द नेक्स्ट 8-10 मंथ्स टू गेट टू टोक्यो, क्योंकि हमें घोड़ा फ्रांस से टोक्यो लेके जाना है। और ये जहाज में जाएगा, इसमें एक पैलेट होगा, उसमें ऐसे इट्स अ लॉन्ग ट्रिप, इट्स वेरी एक्सपेंसिव ट्रिप, 1.5-2 लाख कहीं नहीं गए। और उसके बाद कुछ अर्सा जेट लैग तो नहीं रहता घोड़े को भी? अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये बबल टू बबल ट्रैवल है। तो 3 हफ्ते पहले घोड़ा आता है एयरपोर्ट के ऊपर, उसको क्वारंटीन में रखते हैं, फिर वो लैंड करता है, उसको 3 हफ्ते वहाँ रखते हैं, फिर जब वो फ्लाई आउट करता है 3 हफ्ते, फिर 3 हफ्ते। तो जब आपको घोड़ा रिसीव होता है वापस फ्रांस में इवेंट के बाद, तकरीबन 2.5-3 महीने गुजर जाते हैं। अच्छा। तो आप उसको, तो घोड़े का मौसम तो नहीं बदल जाता? कहते हैं ना कंट्री चेंज हुई है। हाँ जी, बिल्कुल मौसम, वहाँ का मौसम, ह्यूमिडिटी होगी मेरे ख्याल में, आई हैवंट चेक द वेदर, बट सितंबर का मौसम और टोक्यो का मौसम इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अच्छा उस्मान साहब, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब घोड़ा क्वारंटीन में होता है तो फिर आपकी क्या मतलब तरतीब होती है, आपकी क्या रूटीन रहती है? किस तरह फिर किसी और घोड़े पे प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं ट्रेनिंग का? असल में वो लोग मुझे दे देंगे एक पास, वो मैं जाऊंगा क्वारंटीन में, आई विल राइड द हॉर्स मिराज को क्वारंटीन के अंदर। फिर जो हमारा ग्रूम है वो भी उसी को पास मिलेगा, वी विल गो, बट वी आर नॉट अलाउड टू मूव अराउंड टू मच। घोड़ा नहीं निकल सकता क्वारंटीन से बाहर उस टाइम फ्रेम के दौरान। यकीनन, जैसे आपने बताया भी, और घोड़े की बड़ी खासियत है, इसके जो देखभाल है उसमें भी बड़ी एफर्ट लगती होगी, तो ये सारा कुछ आप खुद करते हैं? फिलहाल खुद करता हूँ, कुछ हेल्प है, इवेंट्स में जाते हैं, कुछ हमारे साथ ग्रूम्स जाते हैं, कोच जाता है। लेकिन जब इंशाल्लाह हम जाएंगे टोक्यो तो वहाँ हमारे साथ ग्रूम, कोच और एक स्टाफ मेंबर होगा फेडरेशन की तरफ से। अच्छा उस्मान साहब, ये भी ज़रा हमारे देखने वालों को समझा दें कि इनकी जो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के खेल होते हैं, नेज़ाबाजी है वो भी की जाती है घुड़सवारी पे, और फिर जनाब घोड़ों की रेस भी होती है, और फिर उसके अलावा जनाब एक फॉर्म ये भी है। तो इन तीनों में किस तरह से डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, किस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है? असल में इवेंटिंग टेंट पेगिंग से बहुत मुख्तलिफ स्पोर्ट है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, ड्रेसाज है, क्रॉस कंट्री है, शो जंपिंग है। और फौज का तो शो जंपिंग से बहुत पुराना ताल्लुक है। मोना डिपू है, हमारे ब्रीडिंग सिस्टम है इधर पूरा। लेकिन ये जो घोड़े हैं एक्सक्लूसिव तौर पे जो यूरोप से हमने खरीदे हैं,
ये बेसिकली मेंट फॉर दिस स्पोर्ट. स्पोर्ट इज लाइक मोर देन 150 years old और समथिंग लाइक दिस. उस पे हमारी जो ट्रेनिंग है वो 5 days के ऊपर चलती, 6 days के ऊपर. खासतौर पर महराज की ट्रेनिंग जो है, शो जंपिंग स्कूलिंग करते हैं, फिर आई बेसिकली डू लिटिल बिट ऑफ शो जंपिंग एज वेल. फिर क्रॉस कंट्री गैलप वर्क करते हैं, इंक्रीमेंटल लोड हार्ट पे डालते हैं. जिस तरह आप अच्छे खासे फिट इंसान लग रहे हैं मुझे, तो ट्रेडमिल के ऊपर इंक्रीमेंटल लोड डाल के, घोड़े का भी यही चक्कर है. वी मेजर द हार्ट बीट एंड देन वी एक्चुअली मेक देम लुक फिट. जबरदस्त. अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि घोड़े की फिटनेस, अपनी फिटनेस का भी ख्याल करना पड़ता है और घोड़े की भी. और घोड़े की क्या क्या ट्रेनिंग होती है, कितने दिन तक ट्रेनिंग चलती है कि घोड़ा भी सीख जाता है? भाई की तरह तो फिट नहीं हूँ लेकिन हमारा बहुत जबरदस्त फिट है माशाल्लाह. हमारा सुबह जिम सेशन, रात को जिम, शाम को जिम सेशन, घोड़े की सुबह की ट्रेनिंग और शाम को घोड़े की ट्रेनिंग. बट एट द एंड ऑफ द डे हम 1.5 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन में एक घोड़े को इस्तेमाल नहीं करते. अगर मेरा शाम को ट्रेनिंग सेशन है तो वो फिर किसी और घोड़े के ऊपर होगा, लेकिन आई डू 2 or 3 अच्छा उस्मान साहब, ये तारीफ बराए तारीफ नहीं है, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह से आपके मसल्स हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपने अपना ख्याल रखा हुआ है. सर मैंने देखा जॉकी जो है वो अपना वेट नहीं बढ़ने देते. जो रेस कर रहे होते हैं बाकायदा, तो वो कोशिश करते हैं कि बड़ा हमारा वजन जो है वो कम रहे. बड़े वो आप देखा होगा कि आपने बड़े थिक से होते हैं बेचारे, थिन से होते हैं. तो आप लोग जो है माशाल्लाह, आप में इस तरह की कोई लिमिटेशन है, कोई बाउंडेशन है कि जनाब आपने वेट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना, वो घोड़े के लिए मसाइल हो जाएंगे, उसने भी जंप लगानी है भाई? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जो आपने कहा ना जॉकी जो है, किसी ज़माने में मैं बहुत, मेरा टिड बाहर निकला हुआ था. अच्छा. आई वाज लाइक 95 kilos. तो आई रिड्यूस 10-15 किलो. जो जॉकी की आप बात करें ना, मैं किसी ज़माने में रेस ट्रैक पे भी था. अच्छा, ज़बरदस्त. काठी के साथ, सैडल के साथ यू शुड नॉट बी मोर देन 50 kilos. तो काठी का जो वेट है वो होगा 1.5 किलो का होगा और जॉकी का होगा 47 का. तो वो 48, 40 आजकल का मुझे रूल्स नहीं पता, लेकिन 50 किलो से नीचे ही इंटरनेशनल का. बाद में 55 भी हो जाता है. सो मेरा जो वेट है फिलहाल ये कहते हैं 82 है, बिरयानी हटा के. तो बट दैट इज गुड अब फॉर ये माय बात हो रही है तो आपकी हम डाइट भी पूछ लेते हैं कि आपकी डाइट क्या और घोड़ा क्या खाता है, क्या क्या खुराक है? अभी आप पाकिस्तान की डाइट पूछ रही है या वलायत की डाइट? दोनों ही डाइट्स बता दें ताकि अभी तो आपके चीट डेट जो स्पॉट ऑन. अभी तो जी कढ़ाइयाँ चल रही हैं, बिरयानियाँ चल रही हैं, लेकिन जो उधर आप फुल मोशन में होते हैं तो आई थिंक 1 croissant, 1 कॉफ़ी सुबह और देन 1 meal a day. सो वो डाइट जो है वो फ्रेंच जो लोग हैं वो बड़ा हल्का खाना खाते हैं, उनकी छोटी स्मॉल डाइट, स्मॉल फूड इनटेक्स होते हैं. तो हमारा भी ये घोड़े की डाइट अलग है, लेकिन दिस इज हाउ आई कीप माई सेल्फ फिट. सही, ज़बरदस्त. तो लास्टली अब पाकिस्तान में इस खेल के फ़रोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ख्यालात हैं, क्या इकदामात होने चाहिए कि इस खेल को भी फ़रोग मिले? पाकिस्तान में जो ड्रेसाज है अननोइंगली तौर पे एग्जिस्ट करती है हमारी एग्जिस्टेंस से. जिस दिन से पाकिस्तान बना था हम उसको ड्रेसाज नहीं कहते, हम उसको स्कूलिंग कहते हैं. पोलो की भी कर रहे हैं लड़के लड़कियां, नेज़ाबाजी की भी कर रहे हैं, स्कूलिंग करते हैं. सो आई थिंक ड्रेसाज की जो एंट्री है पाकिस्तान के अंदर वो आसान है, ईजी है. शो जंपिंग के भी स्कूल लेवल है, एचएसएन है, ये लोग कर रहे हैं. तो आई थिंक अगर हम इंटरनेशनल लेवल को यहाँ लाना है तो हमें FEI लेवल के ऊपर कॉम्पिटिशन्स यहाँ करने पड़ेंगे, जिसके ऊपर आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं. बिल्कुल ठीक है. इस तरह के इवेंट्स यहाँ पर होंगे तो जनाब जो बेहतरीन टैलेंट है वो निकल कर सामने आएगा और फिर हम उसको जनाब इंटरनेशनली जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ भी दे सकते हैं. बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, और हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए. तो नाजरीन, हुकूमत को भी चाहिए कि जनाब इस तरह के जो लोग यहाँ पर आएँ, जो हीरो पाकिस्तान के जब यहाँ पर आएँ तो इनका अब भरपूर तरीके से चले, भरपूर ना सही को बुला के अप्रिसिएशन दे दें. कोई कम से कम उन्हें भी हौसला और तसल्ली हो कि और प्रोग्राम में बुलाने का मकसद भी यही है कि इस भी जो है वो हमने बुलाने का मकसद यही है कि पायन तवज्जो करें. हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अप्रिसिएशन के साथ साथ, और यकीनन इस गेम की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है. और जब इस तरह के मुश्किल टेक्निकल गेम है, हीरोज़ हमारा नाम रोशन करके आ रहे हैं और आगे जो 2026 में भी अब जी गेम होने जा रही है, तैयारी शुरू हो चुकी है. होप फॉर दी बेस्ट के इसके लिए भी अब हम कोई ना कोई फतह आप भी सीखना चाह रही हैं तो बता दें. मुझे घुड़सवारी का ये सुनकर ही बहुत शौक हो रहा है और मुझे लग रहा है घोड़ा लेकर नहीं. आपको इसलिए शौक हो रहा है कि उन्होंने कहा अंडर 50 होता है जो यस, वैसे हो सकता है. वैसे ये चीज है, मुझे घुड़सवारी का शौक है. पहले वो म्यार पे पूरा उतर जब रही मैं कोई ऐसा इंसान सामने देख लूं जिसने घुड़सवारी और जीत के भी आया हो तो वाह वाह वाह, जबरदस्त हो जाता है. तो जनाब ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए, स्टे विद अस. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाजरीन. दही सिर्फ जी जायकेदार नहीं होता बल्कि हड्डियों के लिए भी एक मुकम्मल ताकतवर ग़िज़ा है और इसमें मौजूद
मौजूद है। कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन और बायोटिक्स जो होते हैं वो हड्डियों को जी प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हड्डियों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और माहिरीन कहते हैं कि अगर दही को रोज़ाना एक मुकर्रर वक्त पर खाया जाए, जैसे कि नाश्ते में तो या वर्जिश के बाद भी, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। एक तहकीक के मुताबिक वर्जिश के बाद दही खाने से ना सिर्फ थकावट कम होती है बल्कि हड्डियों की मजबूती और बहाली का अमल भी जो है वो भी बूस्ट होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां उम्र भर मजबूत रहें तो फिर दही को रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। खास तौर पर सुबह नाश्ते में या फिर वर्जिश के बाद रोज़ाना की ये छोटी सी आदत है जो कि आपकी हड्डियों को बड़ा फ़ायदा दे सकती है। अच्छा, ये तहकीक तो बाद में आई है, लेकिन अगर आप देखें तो सुबह आपने कभी गुजरते हुए दूध दही की दुकान पे देखा हो या फिर आप देखा हो तो लोग जो है पाकिस्तान में दही का जनाब नाश्ता करते हैं और खाली पेट कहते हैं कि दही खाने के बहुत ज्यादा फवायद भी हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज के बाद दही खाने वाली ने, ये बात बड़ी न्यू थी मेरे लिए भी, तो इसको भी ट्राई करेंगे। आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगी क्योंकि आप जिम भी करते हैं, तो जिम के बाद आप ये दही खाएं। कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना उसके बाद भी आप खा रहे हैं। यस, और मैं तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं भी करती तो भी वैसे कि नाश्ते में दही खाया जा सकता है और दही बहुत फायदेमंद। आपने तारीफ की, मैं भी कहूंगा आपको क्या जरूरत है एक्सरसाइज की, आप वैसे सो मच। अब इतनी बातें हो रही हैं तो तारीफ उस खुदा की जिसने कश्मीर बनाया। वाह वाह वाह, इतनी खूबसूरत जगह है और इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो अब इतनी खूबसूरती की बात हो रही है तो मैंने सोचा मतलब आपको कश्मीर क्यों याद आया कि बर्फबारी होना शुरू हो गई है, पहाड़ों पर बर्फ पड़ना शुरू हो गई है, इसलिए याद आ रहा है? हमारे पास पैकेज है जो मैंने सोचा कि आज अपने नाजरीन को दिखाया जाए और आप भी देखें खूबसूरती पर। तो हम एक पैकेज, वैसे तो जाने के लिए बहुत सारी छुट्टियां दरकार हैं, लेकिन हम यहीं से देखते हैं, चले यहीं से गुजारा करते हैं। कश्मीर की खूबसूरती मुलाहिजा करते हैं। कश्मीर जन्नत नज़ीर ये वादी अल्लाह ताला के तख्लीक करदा खूबसूरत तरीन शाहकारों में से एक शाहकार है। सरसब्ज़ो शादाब और फूलों से लहलहाती हसीनो जमील वादियाँ, बुलंदो बाला पहाड़ों की खूबसूरती में लिपटी पुरकशिश झीलें, चश्मे, मौसमों के दिलकश नज़ारे, मेवों और नेमतों की फरावानी कश्मीर को पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम और हैसियत देती है। कश्मीर की बेशबहा खूबसूरती को देखकर ऐसा गुमा होता है जैसे दुनिया में जन्नत का टुकड़ा उतर आया हो। गर्मी का मौसम हो या सर्दी और बर्फबारी, कश्मीर के इलाके कुदरती हुस्न और दिलकशी में अपना सानी नहीं रखते। वादिये कश्मीर हर मौसम में मुनफरिद नज़ारा पेश करती है। इन दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ खींचे चले आते हैं। तो जनाब यकीनन आप कश्मीर की खूबसूरती से जनाब लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे और ये नज़ारे जो हैं ये आपको दावत भी दे रहे होंगे कि जनाब वक्त निकालिए, कुछ छुट्टियां करें और आएँ जनाब आप ये यहाँ पर छुट्टियों की बातें ना करें, ब्रेक का वक्त हो गया, हम ब्रेक पर चलते हैं नाजरीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में जी हलचल अरूज पर पहुंच चुकी है। आज नए कायदे ऐवान का इंतखाब होने जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त मुकाबला भी मुतवक्के है और खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। PTI की जानिब से सुहेल आफरीदी, जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना लुत्फुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़रक और मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहान वज़ारत आला की दौड़ में शामिल हैं। मगर
अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे का मामला नया रुख इख्तियार कर चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया और इस्तीफे पर एतराज लगाकर वापस कर दिया है। और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए वजीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की भी हिदायत कर दी है। दूसरी तरफ अपोजिशन क़यादत ने पेशावर में डेरे डाल रखे हैं। अपोजिशन जमातों की तरफ से वज़ारत आला के लिए मुतफ़िका उम्मीदवार लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। PTI ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए हिकमत अमली तैयार की है और हिकमत अमली कुछ यूँ है कि 80 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली को वज़ीर आला हाउस में ही ठहराया गया है और MPS पर गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। PTI की जानिब से खबरदार किया जा रहा है कि अगर हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की गई तो सख्त मुज़ाहमत की जाए। जी बिल्कुल। और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि PTI में ग्रुपिंग है और हो सकता है PTI की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का एक ग्रुप अलग हो जाए। बैड गवर्नर्स के बाइस खैबर पख्तूनख्वा में ऑपोजिशन की हुकूमत बनने के इम्कानात रोशन है, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तमाम अरकान को आज़ाद उम्मीदवार करार दिया जा चुका है। KP असम्बली में पार्टी पोजीशन की बात करें तो इस वक्त अरकान की जो तादाद है वो 145 है, जिसमें PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार की तादाद 92, जबकि मुत्तहदा अपोजिशन की तादाद 49 है और अवामी नेशनल पार्टी के 4 अरकान न्यूट्रल हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार हैं। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने से रोकने के लिए अपोजिशन जमातों को मजीद 20 वोट दरकार हैं। अगर ANP न्यूट्रल रहती है तो फिर अपोजिशन को अपना वज़ीर आला मुंतखब कराने के लिए मजीद 24 उम्मीदवार दरकार होंगे। पर बात कर लेते हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, आपसे जानना चाहेंगे बतौर कानूनी माहिर भी कि गवर्नर ने तो फैसल करीम कुंडी ने तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ही मंजूर नहीं किया है 15 अक्टूबर की, बल्कि जो डेट है वो सामने आ रही है। तो सर अब इसमें आईनी कानूनी पेचीदगियां क्या हैं, क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं? देखिए फैसल करीम कुंडी साहब का जो कदम है जो उसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो जरूरी नहीं होती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज में जो रेजिग्नेशन टेंडर होता है उनको जो पहले दिन मौसूल हुआ था वो भी ठीक था और फिर बाद में तो उन्होंने तस्दीक कर दी हैंड रिटन की भी। तो मेरे ख्याल में एक ये जो आईनी कानूनी से ज्यादा ये सियासी बदनीति का मुजाहरा है। यानी ये CM KP का इलेक्शन मुतनाज़ा बनाना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट और उनके वज़रा भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पीछे का एक आईनी कानूनी हक है, सियासी हक है, क्योंकि वो ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी है। तो उनका इस्तेकाक है वो जिसको मर्जी जो है वो नॉमिनेट करें, अपनी हुकूमत बनाए। अगर उनको अक्सरियत हासिल होती है तो वो CM बनना उनका हक। और CM जो है वो मौजूदा जो KP के हालात है, अफगान बॉर्डर की सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि अगर वफाकी हुकूमत हो के नाखुन ले और बेहतर यही है कि जो सियासी अमल है उसको चलने देना चाहिए और सुहेल आफरीदी से जो उनको खौफ है डर है वो को बुनियाद लेकिन नहीं है। फैसल साहब अगर इस्तीफा ही मंजूर नहीं होता है, दूसरी तरफ इंतखाबात भी हो रहे हैं और दूसरी तरफ इस्तीफा भी मंजूर नहीं हो रहा है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? इन इंतखाबात की फिर क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी? इंतखाबात कानूनी होंगे, आईनी होंगे, क्योंकि स्पीकर जो है वो असेंबली बुला के अपना एजेंडा जो है उन्होंने दिया है। चारों जमातों ने उस पर अपने कैंडिडेट नॉमिनेट किए हैं। तो सियासी अमल है, जो कानूनी बातें होती हैं वो सियासी अमल को टो करती हैं और चारों जो पार्टीज ने उन पर कंसेंट दे दिया है, यानी नॉमिनेशन पेपर जमा कराते वक्त एतराज नहीं किया, तो बाद में फिर किस मुंह से एतराज करेंगे? वो तो अभी ये सबसे बेहतर यही सूरत हाल है। और ये परवेज अशरफ साहब ने भी उस वक्त किया था जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई थी, तो उस वक्त ये सारा मामला बुला के उन्होंने जो है वो कर दिया था, नोटिफिकेशन वगैरह का। वो तो फॉर्मेलिटी होती है, हो या ना हो। अब CM अगर वो बिलफर्ज नहीं काम करना चाहते या वो खुदा न खास्ता ये भी हो सकता है, हम सब ईमान रखते हैं कि सांस कभी भी अल्लाह ताला की अमानत है, वापस जा सकती है। अगर CM ना रहे तो फिर तो ये जो बातें है ना ये नहीं करनी चाहिए। इस वक्त उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है वफाकी हुकूमत ने
केपी में कोई बंदा नहीं टूटा उनसे, और ये टाइम बाय कर रहे हैं इस किस्म के हिले बहाने। 13 मतलब आप आज अगर गवर्नर साहब की नेक नीयत होती वो कहते सब आ जाए मेरे पास और बता दें। और अली अमीन तो ऑन रिकॉर्ड है, उनके वीडियो बयान भी है, ट्विटर भी है। फैसल साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये टाइम बाय इसलिए किया जा रहा है ताकि कोई नकबजनी की जा सके, क्या लगाई जाए ताकि सिंध हाउस दोबारा रिपीट किया जाए। पीपल्स पार्टी की तारीख है ना, और वो एक गंद मचाना चाहते हैं, सियासी गंद मचाना चाहते हैं। इस चीज को मद्देनजर ही नहीं रख रहे कि वहाँ पर जो केपी के अवाम है वो किस किस्म के रिएक्शन करेंगे, उनके ऊपर किस किस्म की इस वक्त मुसीबत नाजिल हुई हुई है अफगानिस्तान की तरफ से। हमारे अफवाज के 23 जवान शहीद हो गए हैं, ऑफिसर शहीद हो गए हैं। उसके अलावा जो दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं, पुलिस, FC, आम लोग। तो इस सारे माहौल में ये सियासत करना, ये तो मैं समझता हूँ इंतहाई बदनीति और बदयांती का मुजाहरा है। और ये जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो इक़्तिदार के लालच में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि पाकिस्तान में जो रईस जमहूरियत है वो नाम की जमहूरियत, बिल्कुल नाम की। फैसल साहब, जिस तरह से आपने सिंध हाउस वाले मामले की भी बात की, तो यकीनन इस तरह के जितने भी वाक़यात हुए हैं इनसे तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली बहुत सारा सीखा होगा। सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से भी आप बात कर रहे थे कि उन पर कुछ कंसर्न्स हैं, तो सर अगर ये कंसर्न्स रहे और फिर अक्सरियत जो है वो अकलियत में बदल जाती है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या आपकी प्लानिंग है, प्लान बी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सियासी अमल में हक होता है हर अपोजिशन जमात का, वो सियासी तौर पे करे और अपना जो है वो मंडियां न लगाए। सही। तो अगर सुहेल को नहीं होगी अक्सरियत हासिल तो वो इलेक्शन हार जाएगा, तो इलेक्शन तो होने देना। आप एक तरफ इलेक्शन मुतनाज़ा कर रहे हैं, क्या सुहेल का अफरीदी होना जुर्म है, क्या खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखना उसका जुर्म है, क्या इलेक्टेड होना जुर्म है, या PTI की नॉमिनेट होना जुर्म है। ये इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी कानूनी, आईनी या सियासी कोई उसकी कोई वजह हो। ये सारा जो है एक सियासी बदनीति के ऊपर महिला फिडी एक्टिविटीज हैं, और इसको सामने रख के सुहेल अफरीदी पे एतराज करने वाले लोगों को समझ आना चाहिए कि ये कबायली जो हमारे अवाम है उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए। अगर उनमें से कोई CM बनता है तो वो उस इलाके के लिए और KP के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अगर वो कोई ऐसी हरकत करते हैं जो कि पाकिस्तान के आईन और कानून के खिलाफ है तो कानून हरकत में आएगा, फिर वो आप कर लीजिएगा। आप एक चीज हुई नहीं, एक चीज को अभी एंटिसिपेट करके जो है वो पहले से इस किस्म की हरकतें करना तो मायूब बात है। यकीनन फैसल साहब, हम देख रहे हैं कि हमेशा PTI पर ये भी अब इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं कि ग्रुपिंग का जी हिस्सा है, PTI में अब ग्रुपिंग हो रही है, धड़ेबंदी का शिकार है, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि ग्रुप बन चुके हैं। तो आपको लगता है कि बानी PTI का मौक़िफ़ कुछ और है और जमात कुछ और करना चाह रही है? देखिए, अगर ग्रुप है, धड़ेबंदी है, तो फिर तो इलेक्शन होने दें, एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन ना, अगर आप उसका सबसे बेस्ट टेस्ट तो यही है कि इलेक्शन होने दें, और अगर ग्रुप होंगे तो CM के इलेक्शन में वो तो धड़ेबंदी, ग्रुप बंदी जो है वो वाज़ेह हो जाएगी। तो फिर आप उसको क्यों नहीं होने दे रहे? तो अगर आपकी ये बात है कि अपोजिशन जमात जब कमजोर होती है तो फिर तो हुकूमत को डर नहीं होना चाहिए, फौरन इलेक्शन करें, फिर हीले बहाने ना करें। तो ये बातें इन्हीं बातों की बुनियाद पे जो है आप ये कह सकते हैं कि ये राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू है उसकी मंतिक नहीं है, बुनियाद नहीं है, लॉजिक नहीं है। तो अगर डिवाइडेड हाउस है तो लेट इलेक्शंस टेक प्लेस, सामने आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही, इलेक्शन होंगे तो सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन अब ये मुकाबला कुछ ही देर में होने जा रहा है और फिर देखना ये होगा कि कौन वज़ीर आला बनता है। जबकि दूसरी जानिब अभी सिचुएशन ये है कि जी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो उनका इस्तीफा अभी तक कबूल नहीं किया गया है, और अगर उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया गया तो ये इंतखाबात किन बेसिस और कानूनी माहिरीन अगर हम देखें तहरीक इंसाफ के, जिस तरह से फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उसके साथ साथ बैरिस्टर अली जफर साहब भी जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर कोई ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर जो है वो इस्तीफा मंजूर करे, फिर इस्तीफा जो है वो मंजूर तस्वुर किया जाएगा। तो खैर देखना है कि आज KP असम्बली में क्या होता है। इस इलेक्शन के दौरान आपको लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे, लेकिन अभी शामिल करते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। तो खैबर पख्तूनख्वा का ही रुख कर लेते हैं, जहां पर जनाब आज वज़ीर आला का इंतखाब है।
ताज़ा तरीन अपडेट्स जान लेते हैं पेशावर से। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से 10 बजे इजलास बुलाया गया है। इस वक्त वहाँ पर मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या तैयारियाँ वहाँ पर देख रहे हैं, क्या हाल चल रहा है? 10 बजे का टाइम दिया था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के लिए, और इसके लिए जो अरकान असम्बली है वो असम्बली हाल पहुंचना शुरू हो गए। इससे कबल वज़ीर आला हाउस में नाश्ते का प्रोग्राम किया गया था, और नाश्ते के बाद जो एक इजलास भी हुआ, उस इजलास के खात्मे के बाद अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो हुकूमत अरकान है वो ग्रुप्स की शक्ल में कोई एक दो बंदे मिल के वो असम्बली पहुँच रहे हैं। और इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर जो है डॉक्टर इबाद और मौलाना लुत्फ़ुर रहमान भी उसके हमरा वो भी असम्बली में पहुँच गए हैं। इस वक्त अपोजिशन चैम्बर में इजलास भी जारी है, और इस बात पर गौर भी किया जा रहा है कि वो अपना या तो मुश्तरका जो उनका उम्मीदवार है वो एक ही उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, और इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस से बाइकाट भी करें। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो वो समझते हैं, जो अब से थोड़ी देर पहले हमारे डॉक्टर इबाद से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये गैर आईनी है। गवर्नर ने इस्तीफे पर इतराज़ात लगाए हैं, और अगर PTI के पास अक्सरियत है तो आराम से ये 2-3 दिन इंतज़ार कर ले, और इसके बाद जब वज़ीर आला का जो अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा है वो मंजूर हो जाता है तो उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो करे। और अगर इस दौरान ये प्रोसेस करते हैं तो ऑलरेडी काबीना जो है खैबर पख्तूनख्वा की वो भी मौजूद है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा भी अभी तक जो है वो मंजूर नहीं हुआ। तो इस ऐसी सिचुएशन में अगर दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा तो ये गैर आईनी होगा, ये अपोजिशन का कहना है। जबकि PTI के जो अरकान है या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर है उनका ये कहना है। और साथ साथ में गुज़िश्ता रोज़ भी जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने वाज़ेह किया है कि वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया है तो वो वज़ीर आला नहीं रहे, और वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। और आज जब इजलास हुआ है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने, तो उन्होंने ये इस बात पर फैसला किया है कि एक तो जो गवर्नर का इक़दाम है उसको कोर्ट में चैलेंज करने पर भी गौर हुआ है, और इसके साथ साथ आज हर सूरत में असम्बली का इजलास जो है वो मुनक़्क़द किया जाएगा और वज़ीर आला का इंतखाब भी किया जाएगा। ये उनका फैसला है। अगर सिचुएशन को देखा जाए तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 45 के ऐवान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कि नामज़द कैंडिडेट है सुहेल आफरीदी, उनको 92 वोटों की बरतरी जो हिमायत जो है वो हासिल है, यानी कि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार की तादाद 92 है। इसी तरह अपोजिशन की 53 तादाद है टोटल, लेकिन उसमें अवामी नेशनल पार्टी के जो 4 हैं उन्होंने अपोजिशन से अलहदगी का फैसला किया है और वो अपोजिशन के साथ नहीं है, तो इस वजह से 49 उनकी तादाद बन रही है। एक वज़ीर आला को मुंतखब करने के लिए तकरीबन 73 वोट कम अज़ कम जो है वो दरकार होते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जो आज़ाद उम्मीदवार है वो पूरे उतर रहे हैं। इस हवाले से मगुइया हो रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत जो 92 अरकान है उसमें से कुछ लोग जा सकते हैं। तो इस हवाले से अभी तक वाज़े तौर पर कुछ आसार नजर नहीं आ रहे। वाज़े तौर पर शायद आसार नहीं नजर आ रहे हैं। अपोजिशन के 3 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, तो क्या अपोजिशन की जानिब से कोई मुत्तफिका उम्मीदवार सामने आने का इम्कान है? इस हवाले से जो अपोजिशन लीडर है डॉक्टर इबाद, उनकी सरबराही में अपोजिशन का इजलास अपोजिशन चैम्बर में इस वक्त जारी है, और इसी बात पर वो गौर कर रहे हैं। एक तो उनकी जानिब से ये फैसला सामने आ जाएगा कि एक उम्मीदवार पर वो इत्तेफाक कर लेंगे, और एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि अगर उनकी जानिब से मुत्तफिका उम्मीदवार सामने आता है तो वो शायद वो मौलाना लुत्फ़ुर रहमान ही होंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। लेकिन इस बात पर भी साथ साथ बिल्कुल ठीक है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुत्तफिका उम्मीदवार भी सामने आ जाए। डॉक्टर इबाद कहना है। बहुत शुक्रिया। शाहिद खान हमारे साथ मौजूद थे, असम्बली के बाहर थे, KP असम्बली के बाहर, जहाँ पर आज बड़ा मैदान सजने जा रहा है। और इसी तमाम तर सूरत वेलकम बैक नाजरीन। तो वो सेगमेंट आ चुका है जिसका सबको इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था, और मैं भी जानूं कि मेरा पूरा वीक कैसा गुजरेगा, और आई होप कि आप सब भी देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी इंतज़ार होगा कि हमारा जी पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा, और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर लें तो क्या सिचुएशन रहेगी, सितारे क्या बताते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे गेस्ट की जानिब। टैरो कार्ड रीडर हैं और हमें कार्ड्स का के शक्ल में बताएंगे कि सितारे क्या कह रहे हैं। तो सितारे इस वीक क्या कह रहे हैं? कार्ड भी आज मुझे कुछ तब्दील लग रहे हैं आज इस हफ्ते के साथ। जी बिल्कुल जी, कार्ड की तब्दीली के साथ साथ इस वीक में आपके मामलात में भी पॉजिटिव तब्दीलियां आने वाली हैं, क्योंकि इसमें एरीज, टॉरस के साथ साथ सेजिटेरियस और
स्पाइसेस वालों के लिए एक गेम चेंज प्लान है। वाह वाह वाह। आप लोगों के लिए इस वीक में क्या प्लान करना है, क्या नहीं करना, और क्या जिक्र और क्या रेमेडीज करनी है, सब चीजें आपके ये पास होंगी। चारों स्टार्स का पहले हम डिस्कस कर लें या फिर वही जिस तरह से हम मैं करते हैं, जनाब तरतीब तरतीब से बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे ऑडियंस की एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब एरीज की। एरीज बुर्ज हमल, एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। 3 कार्ड्स निकालते हैं जनाब एरीज Yes. वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं और क्या एनर्जी रहेगी। तो जनाब एरीज वाले इस वीक में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग, आपके माइंड में कुछ चेंज आ रहा है। चेंज मतलब ये कि अपना जॉब, बिजनेस, कैरियर, एवरीथिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो रुकावटें हैं, अभी कुछ डिस्टर्बेंस है। अलबत्ता आपको अपने मामला से मुतल्लिक़ स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना पड़ेगा। कौन सी प्रॉब्लम है उसको भी मैं डिस्कस करता जाऊँ। प्रॉब्लम यह है कि अभी कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। जॉब और बिजनेस की एनर्जी की बात करूँ एरीज वालों की, तो बिल्कुल देखें डबल माइंडेड हैं आप, अभी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जहाँ लगे हैं लगे रहिए। मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में भी थोड़ी सी एहतियात ज़रूरी है। लड़ाई झगड़ा और बहस आपके मामलात को ख़राब कर सकती है। हेल्थ की बात करें तो सेहत का भी ख्याल करना पड़ेगा, लोगों की नज़रों में है। एजुकेशन की बात करें तो ज़बरदस्त है। तालीमी मामलात और ट्रैवलिंग की बात करें एरीज वालों के इस वीक की, तो ट्रैवलिंग से भी एहतियात करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपको इस वीक में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 टाइम रोजाना पढ़ना चाहिए, क्योंकि मून एनर्जी आपको एक मैसेज दे के जा रही है कि एक मुश्किल वक्त का इख्तिताम करीब में है। चलें जी, जबरदस्त। टॉरस बुर्ज सौर वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो टॉरस वालों की इस वीक की एनर्जी की बात करूं तो टॉरस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। चेंज है जनाब टॉरस वालों का, अपने मामलात में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखेंगे। चेंज क्या हो सकता है, चेंज अगर चेंज करना है तो अपने वालिदैन बड़ों के पास जाएं, मशवरा करें, क्योंकि उनके पास जाने से ही चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं डिसहार्ट नज़र आते हैं, दिल टूटा हुआ। क्यों दिल टूटा हुआ जी आपका? अच्छा जी, कुछ चीज़ें चेंज होने के लिए जो आप इंतज़ार कर रहे थे वो पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आपकी ख्वाहिशें पूरा होने का वक्त आन चुका है। जबरदस्त। जॉब और बिजनेस बिल्कुल जी, प्लानिंग की ज़रूरत है। किस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं आप? प्लानिंग कामों से मुतल्लिक़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है। गोल्ड की पोजीशन, गोल्ड की पोजीशन ये आगे और अच्छी और महंगा हो जाएगा, अभी आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैरिज और रिलेशन बिल्कुल ज़बरदस्त है। हेल्थ की बात करें तो ज़बरदस्त है, और एजुकेशन बिल्कुल बेहतरीन है। तालबात का फोकस बेहतर हो रहा है। और ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और मून एनर्जी मैसेज दे रही है अपना ध्यान ठीक करें। होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन। वाह वाह वाह। जनाब आगे आप किसका जानना चाहती हैं, आप बताएं उन्हें। अब हम जानना चाहते हैं जेमिनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। जेमिनाई वाले क्या करने जा रहे हैं जनाब? अच्छा जी, जेमिनाई वालों का ये वीक बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है। वजह क्या है जनाब? व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आपके कारोबार, पैसा, दौलत, इज्जत और वकार में आपको बढ़ोतरी लेकर आएगी। जनाब यहाँ पे आप बैठे तो बेहतर पोजीशन में, लेकिन ये ना समझिएगा कि हासदीन आपसे पीछे हटे हैं। हासदीन का बड़ा, क्योंकि ये डेवल बैठा आपको देख भी रहा है, लेकिन डिसीजन है जनाब इस वीक में कोई खास डिसीजन ले रहे हैं। किस चीज़ का डिसीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डिसीजन चेंज, कोई बड़ा चेंज लाने के लिए। ये चेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें भी थोड़ा सा वेट करना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें प्लान का हिस्सा हैं, उसको डिस्कस करें। जॉब और बिजनेस की बात करें बिल्कुल अच्छी पोजीशन है, पैसे आएंगे, हालात बेहतर रहेंगे। मोहब्बत की बात करें, मोहब्बत में बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी। अगर आप घर में बैठेंगे तो घर में आपको फ़ायदा होगा। बच्चों में बैठेंगे, अगर शादी हुई है तो ज़रूर बैठें, अगर नहीं हुई तो सोलमेट के साथ बैठें, और उस पर भी नहीं हुई तो फिर सोचें। और जनाब हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बहुत ज़बरदस्त है जनाब। और एजुकेशन की बात करें तो तालबात को अपना फोकस बेहतर करना चाहिए। और ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल कर रहे हैं आज जनाब। और या सलाम 100 टाइम, और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है जनाब, अपने खौफ को बाहर निकालें। कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कैंसर क्या करने जा रहे हैं, कैंसेरियन के क्या मामलात हैं। अच्छा जी, कुछ मामला से मुतल्लिक़ आप डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, नेगेटिविटी चल रही है। क्यों है ये नेगेटिविटी?
कुछ बातें ऐसी फैमिली से रिलेटेड हैं जिसने आपको डिस्टर्ब किया हुआ है। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन इसी वजह से आप स्टक हैं। क्यों स्टक हैं आप, सही। ये भी आपको बता देंगे। वही बात, कम्युनिकेशन, बातें और लोगों की तरफ ध्यान ना दें, अपने काम पे अपने काम काम पे रखें, तवज्जो। ज्यादा अच्छा काम कर लेंगे। जॉब और बिजनेस, अपने काम की बात अपने तक रखेंगे ही तो फायदा है। जब बताते हैं काम खराब हो जाता है। मोहब्बत की बात करें, चीटिंग हो रही है जनाब, बिल्कुल। कौन ये कर रहे हैं, उनको मिल रही है जी। मिल भी रही है, हो भी रही है। दोनों अच्छा, और हेल्थ नहीं Situation हो रही है। हो रही है। हेल्थ की बात करें तो थोड़ी सी डिस्टर्ब है हेल्थ। और एजुकेशन की बात करें तो बेहतर फोकस है। ट्रैवलिंग की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, सूर्य फातिहा 2 मरतबा, आयतल कुर्सी 11 मरतबा रोज़ाना पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पीजिएगा, अच्छी एनर्जी मिलेगी। और मून एनर्जी मैसेज, अपनी अना को अपने रास्ते में ना आने दें। ना आने दें। वाह वाह वाह, जबरदस्त। आगे है लियो। लियो, आप ना उनको फंसाने की कोशिश ये करते हैं, मतलब पता आपको होता है उज़ैर। फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं उन्हें भरपूर मौका दे रहा हूँ कि भरपूर। आप भी जनाब पूछें दिल खोल के। बिल्कुल, वाह वाह, आज आप इतने दरिया दिल क्यों हैं? लियो वालों आज की, ना उज़ैर को डर लग रहा है कहीं मेरी तरफ ही ना आ जाए, मेरे कोई मैंने एंड पे उज़ैर का सितारे खोल- कार्ड निकालना है। ठीक है, इनकी ठीक है। मोहब्बत तो जरूर चेक करनी है। मोहब्बत। अच्छा जी, वो आपसे ही निकलेगी। देखिए। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वालों के साथ क्या होने जा रहा है, तो जनाब लियो वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी। मैं समझता हूं कि इस वीक में आपको अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, वाह, वाह, क्योंकि 2-3 काम और बड़ा काम, पुराने बड़ा काम, कोई पुराने अपॉर्चुनिटीज। और यानी इस जनाब हफ्ते में लियो ही धाड़ेगा। लियो इंशाल्लाह जी अच्छी एनर्जी, बाकी भी चेक आपका तो करते नहीं हैं, आपके कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प इसलिए आएगी। कह रहा जॉब और बिजनेस की बात करें, पार्टनरशिप लग सकती है, अच्छी वाह। पार्टनरशिप। मोहब्बत की बात करें तो आप अपने सोलमेट से या अपने रिलेशन में सुकून महसूस हाय, करेंगे। हाय, हाय, कोई हेल्थ तो है जो बेहतरीन सुकून है, महसूस कर रहा है। एजुकेशन बेहतरीन है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। जबरदस्त। और पढ़ने के लिए सूरह इखलास और मून एनर्जी का मैसेज है आप लोगों के लिए। मोहब्बत के नए सिलसिले और काम के नए सिलसिले शुरू हो सकते हैं। वाह वाह, विर्गो। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो विर्गो वाले क्या करने जा रहे हैं, तो जनाब विर्गो वालों के लिए इस वीक में जजमेंट, खुशियां, खैर बरकत, कामयाबी, फैमिली, ख्वाहिशें पूरा होने का ये वक्त वाह, वाह, आपका। और बहुत अच्छी एनर्जी, लोगों को फायदा दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। और जनाब जॉब और बिजनेस की बात करें, अच्छा कुछ नेगेटिव चीजें हैं जो आपके कैरियर में और आपके जो इर्द गिर्द लोग आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। क्यों करते हैं, इसलिए कि आप ज़रा अपने मामलात को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, डिस्टर्बेंस आ जाती है। और जनाब मैरिज के साथ साथ मैरिज भी अच्छी है, हेल्थ भी जज्बाती ना हो, सेहत खराब हो जाती है जज्बाती होने से। एजुकेशन बेहतरीन है जबरदस्त। और ट्रैवल आप ज़्यादा कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जनाब नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, मून एनर्जी मैसेज दे रही है। सही। सारी चीजें आंख कान खोल लिब्रा। के। लिब्रा। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। अच्छा जी, लिब्रा वाले इस वीक में नेगेटिव बातों से बचें। सही। गुजरे हुए वक्त को सोचने की बजाय आगे बढ़ने का वक्त आन पहुंचा है। सही। और जनाब बिलाशुबा पैसों की तंगी की वजह से डिस्टर्ब हैं, अखराजात को कंट्रोल करें। लेकिन एंड ऑफ द वीक में सन, इज्जत शोहरत में इजाफा और जो आप चाहेंगे वो हो वाह, जाएगा। वाह, वाह। जॉब और बिजनेस क्लैरिटी मिल जाएगी। किस चीज़ की क्लैरिटी, वो आप जानते हैं। मोहब्बत की बात करें, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप अपनी मोहब्बत से मुतल्लिका कहीं जाना चाहते हैं, तोहफा तोहफ़ देना चाहते हैं, ज़रूर दें, सही वक्त है, ऑफर दें। और जनाब हेल्थ की बात करें, बेहतरीन है हेल्थ। एजुकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी एनर्जी है और ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम का वेद और मून एनर्जी मैसेज दे रही है जनाब, यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफी वाह हैं। वाह वाह। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो बुर्ज अक्र वालों की क्या एनर्जी नजर आती है, मरीख वालों के हालात क्या नजर आते हैं। तो स्कॉर्पियन इस वीक में एक चेंज देकर आते हैं जनाब। स्कॉर्पियन वालों के मैं कार्ड की शफलिंग खास कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है उज़ैर- ऊपर से कार्ड्स भी नए हैं ना, आज कुछ तरह नए से। कार्ड्स हैं, आप फ्लेक्स जमा होने करें, में टाइम लगेगा आप इन्हें। फ्लेक्स करें अपने कार्ड्स के स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब वालों की क्या एनर्जी रहेगी, तो स्कॉर्पियो वालों की इस एनर्जी की बात करें तो जनाब मैंने आपको कहा था कि बड़ी अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो सही। वालों की। देखें, ओवर थिंकिंग से ज़रूर बचना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन और बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। जबरदस्त। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुदरत आपके साथ है। हाय हाय। और कम्युनिकेशन, राब्ते और जितनी स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीक में करें। सही। जॉब और बिजनेस की बात करें, पैसा आएगा जी,
और ज़बरदस्त एनर्जी होने है। वाली और जनाब यहाँ पे बात करें आप लोगों के रिलेशन की तो बहुत अच्छी खबर, रिश्ता वगैरह जिनका नहीं हुआ आ सकता आ है। सकता है। हेल्थ वाह वाह। गुस्सा सेहत खराब करेगा, एजुकेशन बेहतरीन है, ट्रैवल आप कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या हय्यू या कयूम और मून की एनर्जी आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब करीब है। आन पहुंचे हैं। जबरदस्त। सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? तो जनाब सैजिटेरियस मोहब्बत और इल्म और हिकमत के ऊपर दलालत करने वाले सैजिटेरियस वाले क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, बिलाशुबा आप काम कर रहे हैं लेकिन हासदीन का भी आपके ऊपर एक असर रहता है। असर। रूहानियत आपको पता है कि आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी है, तो रूहानियत को ज़रूर करें। और यहाँ पे आपको इस वीक में कुछ सदका खैरात भी देना चाहिए, लोगों का फ़ायदा करना चाहिए। कुछ चीज़ों से मुतल्लिक़ स्टक हैं, ये स्टक क्यों हैं? तो चेंज चाहते हैं, चेंज हो जाएगा, उसके लिए वेट करना चाहिए और वेट कम से कम 1 वीक का ज़रूर होना 1 चाहिए। वीक का वेट। जॉब और बिजनेस एहतियात, वही बात कि जो मैंने कहा था कि वेट। मोहब्बत की बात करें तो बेहतर रहेगी मोहब्बत। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल कर सकते हैं। और मून एनर्जी का मैसेज है आपकी मेहनत रंग ला रही है। सही। कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों की, बल्कि माहम की जी। मुझे याद है, भूला नहीं। उज़ैर तुमने अपना स्टार नहीं बताया मगर मैं तुम्हारे नाम से तुम्हारी एनर्जी निकालूंगा। तो वाह, कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कैप्रिकॉन जस्टिस, इंसाफ, बैलेंस, बहुत अच्छी एनर्जी है जनाब। बैलेंस हो जाएगा, वाह, वाह, वाह। कामयाबी, तीनों कार्ड की अच्छी एनर्जी है। जबरदस्त। आपकी वजह से नहीं, सबकी। कैप्रिकॉन वाले इस वीक में अपनी जिंदगी में कंट्रोल और बैलेंस देखेंगे। सही। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बिलाशुबा आप जो करना चाहते हैं करें इस वीक में। और यहाँ पे एक बड़ी खबर, कोई ऑफर, कोई जॉब ऑफर, काम, कोई बड़ा काम आपको इस वीक में नजर आता है। जॉब और बिजनेस की बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने काम से काम और अच्छी एनर्जी। मोहब्बत की बात करें, बड़ी पावरफुल एनर्जी है और बड़ा मैसेज है। और हेल्थ की बात करें, बिल्कुल सही सेहत है, बट थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है, उसके लिए आप पानी के ऊपर औज़बिल्ला 10 मरतबा पी लीजिएगा। और एजुकेशन में चेंज ला रहे हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है बड़ा सोचें, लुक एट द बिगर पिक्चर। और जनाब पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक्वेरियस दिलो, एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? आपने अपने कामों से जी नहीं कुतराना। बिलाशुबा आप कहीं ना कहीं कामों से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? अच्छा जी, बड़ा करने के लिए प्लानिंग है और इसमें आप अपने आप को शेल्टर दे रहे हैं कि अभी शायद सही वक्त नहीं आया, लेकिन आ चुका है वक्त। क्योंकि यहाँ पे आपके माली मामला से मुतल्लिक़ इस वक्त बहुत सी चीज़ें चेंज होना है और बड़े फैसले एंड ऑफ द वीक में हो ही जाएंगे। जॉब और बिजनेस बिलाशुबा ज़बरदस्त एनर्जी है। मोहब्बत की बात करें, उदासी, नेगेटिविटी, क्यों उदास हैं आप अपनी मोहब्बत से? अच्छा, इस पे काम करने की ज़रूरत है, इसलिए उदास हैं। और जनाब हेल्थ की बात करें, ज़बरदस्त है। एजुकेशन में प्रॉब्लम, डेवल, तालीमी मामला कोई फोकस नहीं है तलबा तालबात का, इसलिए आप अपने पढ़ने से पहले औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम 21 मरतबा पानी दम करके ज़रूर पिया करें। ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाह के साथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम रोजाना। पाइसेस बुर्ज हौत वालों की इस वीक की एनर्जी क्या नजर आती है? 3 कार्ड की एनर्जी पाइसेस। अच्छा जनाब, आप थोड़ा सा मायूस हैं, मायूसी में बैठे हुए आगाज में, यानी पीर मंगल। उदास क्यों हैं आप जनाब? अच्छा, उदास आप इसलिए हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अपने उदासी खत्म करने के लिए अपने माँ बाप और अपने घर वालों को वक्त देना शुरू करें, बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखें, आपकी रूहानियत आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये रूहानियत आपको फ़ायदा देती है और लवर्स भी मौजूद है। आपको इस वीक में मोहब्बत ही कामयाबी की तरफ लेकर जाएगी और वो आपके पेरेंट्स से और घर वालों से मिलेगी। जॉब और बिजनेस, बिल्कुल आप अपने काम पे डटे हुए हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। और जनाब मैरिज और रिलेशन, बिल्कुल पेरेंट्स का किरदार है अच्छा। आपकी हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन बेहतरीन है और ट्रैवल आप करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं। मून एनर्जी का मैसेज है तवानाई जोर पकड़ रही है, दी एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए सूरह नास 11 मरतबा बड़ा ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। और जनाब यहाँ पे जाते जाते मैं एक कार्ड जो है माहम, और क्योंकि उन्होंने कहा आते ही मुझे ये था कि आप हमें बताते कुछ नहीं है, सबका बता देते हैं,
तो उज़ैर ने तो बहुत ही रिक्वेस्ट की थी, कह रहा था कि मेरी मोहब्बत कहीं भाग ना जाए, मेरा ज़रूर बताइएगा। तो उज़ैर का कार्ड ऑफ उज़ैर की मोहब्बत के नतीजे निकल आए हुए हैं। की मोहब्बत का कार्ड निकालना देना। कार्ड नहीं, आपका जी 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 जरूर निकालिए। उज़ैर का कार्ड ऑफ द वीक। उज़ैर क्या करने जा, काम ही काफ़ी है जनाब, कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। ये देखिए आप काम कर रहे हैं उज़ैर, ये कामों में लगे हुए हैं आप। और माम का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है माम जनाब, यहाँ पे खुशियां हो रही हैं, पार्टियां बनाई जा रही हैं। ये मुझे भी दिखाया ना, ये देखे 3 लोग, अच्छा पार्टियां बनाई जा रही हैं, ठीक तो अच्छी ये 3 कौन लोग हैं जिनके साथ में पार्टियां कर रहे हैं? वो तो हम अगली मंडे पता करेंगे कौन है। चले वो नहीं भी हैं तो वो आपस में आप खाना खिला के पार्टी रख सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। पीछे से भी मुझे आवाज आ रही है कि हमें भी काउंट इन करें। अपनी रोटी इन्होंने पक्की कर ली मेरे कार्ड के पीछे। तो जनाब बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, आपने तमाम ही जो है 12 के 12 सितारे उनका हाल अहवाल बता दिया कि ये हफ्ता उनके लिए कैसा रहने वाला। तो जनाब अब आप जो है अपने हफ्ते को, अपने वीक को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं और इस हफ्ते को जनाब आप जरा देखभाल के गुजारिए, अगले हफ्ते का हम आपको बता देंगे। मैं बता दूंगी कि मैंने पार्टी की है या नहीं की। वेलकम बैक नाजरीन। सोना और चांदी चमक रहे हैं लेकिन अवाम झल रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर नई बुलंदियों को छू रही हैं। बैनुल-अक़वामी मंडी में फी तोला सोने की कीमत तकरीबन $1500 और 1 किलो चांदी की कीमत तकरीबन $1600 है। पाकिस्तान में 24 कैरात सोने की कीमत तकरीबन 4.25 लाख रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत तकरीबन 4.5 लाख रुपए से बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, और गोल्ड जो है वो पहुंच से दूर होता जा रहा है। अपर और मिडिल क्लास के लिए सोना और चांदी खरीदना एक ख्वाब बन चुका है। पहले शादी के लिए 10 से 12 तोले सोना जो था वो खरीदा जाता था, अब लोग सिर्फ 3 या 4 तोले तक महदूद हो गए हैं और लोग मसनूई ज़ेवरात का सहारा ले रहे हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। चांदी जो कभी मजहबी या रूहानी ज़रूरत के लिए जी है ख़रीदी जाती थी, अब ज़ेवरात के मुतबादिल के तौर पर मकबूल हो रही है। सोना और चांदी महज ज़ेवरात नहीं बल्कि अवाम के लिए एतमाद, तहफ़्फ़ुज़ और सकाफ़ती विरसे की अलामत है, मगर जब इनकी कीमत अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो जाए तो ये अलामत क्या बोझ में बदल जाती हैं और यकीनन ऐसी ही सूरत हाल है कि अवाम जो है अब सोना चांदी खरीद ही नहीं पा रही है। जी तो नाज़रीन अब चलते हैं और आज के मौसम की सूरत हाल जानते हैं। तो नाज़रीन मुल्क के मैदानी इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा जबकि शिमाली हिस्सों में रात और सुबह के वक्त सर्दी में मजीद इजाफे का इम्कान है। तो मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन की, जहां पर हम देख रहे हैं कि आज बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 22 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि स्कर्दू का अगर हम रुख करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 है और कम से कम 3 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में रात और सुबह के औकात में ठंडक का एहसास बढ़ेगा। और अब रुख करते हैं जन्नत नज़ीर वादी का, आज़ाद कश्मीर का, जहां ज्यादातर इलाकों में हम देख रहे हैं मौसम खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने वादी में रात और सुबह के औकात में सर्दी का राज बरकरार रहने की पेशगोई की है। और अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा की और आपके साथ शेयर करते हैं जी KPK का मौसम। यहाँ पर बेशतर मैदानी अजला में मौसम खुश्क रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 है और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है जी, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है 23 और मिनिमम टेम्परेचर है 7 डिग्री। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में मौसम सर्द रहेगा। और नाज़रीन अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर जी बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 31 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान है।
शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की बात करेंगे, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 30 है और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र करते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 34 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। और अब जिक्र कर लेते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का, जहां पर शिमाली हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जी आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में बादल छाए रहने का इम्कान है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबा सिंध का मौसम। और सिंध के मौसम की सूरत हाल ये है कि जी बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। शहर कायद कराची की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा गर्मी होगी। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 38 और कम से कम 25 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं आवाज जो दिल की गहराइयों में उतर जाए और कलाम जो रूह को छू जाए। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिन्हें दुनिया शहंशाह कवाल के नाम से जानती है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का आज 77वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और फैसलाबाद के इस बाकमाल फनकार ने फन कवाली को वो आलमी पहचान दी जिसकी गूंज आज भी दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे रही है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में ऐसा जादू था जो सरहदों को मिटा देता और दिलों को जोड़ देता था। दम मस्त कलंदर, मेरा पिया घर आया, अल्लाहू, ये महज कवालियाँ नहीं बल्कि एहसासात हैं जो नस्लों तक सुनाई देती रहेंगी। नुसरत साहब का फ़न, उनकी लगन और उनका सहर आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। तो आइए उनके शानदार फ़नी करियर पर एक नज़र डालते हैं। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत। वैसे तो तमाम जितना भी गाया कमाल ही गाया और सारे कलाम बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन महम आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट ऐसा कोई भी नहीं है जो मैं एक चूज कर सकूं। नहीं, एक आपको चूज करना पड़ेगा। मैंने पहले कह दिए सारे बहुत अच्छे। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। चले जी, आज तो देखे मौका भी था, दस्तूर भी था और आपने अपना हिस्सा भी डाल दिया, तो बहुत जबरदस्त आपने काम किया। अच्छा कलाम है जो कि आपको पसंद है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, लेकिन आपको बताते जाएं, याद दहानी, आपको पता है हम आपको वक्तन फवक्तन करवाते रहते हैं कि आपसे अगर कोई सेगमेंट किसी सूरत में मिस हो जाता है तो जनाब हमारे सोशल मीडिया पर पेजेस मौजूद है, आप वहां पर जाकर अपना मनपसंद जो भी आपका दिलचस्पी वाला सेगमेंट है जनाब, आप उसको सुन सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह नहीं करवा।